अम्मा जी, आज रात के खाने में क्या बनेगा? नरगिस बेगम अम्मा जी के सामने खड़ी रात के खाने के बारे में पूछ रही थी। अम्मा जी, जो तकिए पर टेक लगाए नींदराज थी, यकायक उठ बैठी। रात का खाना उनकी मर्जी और पसंद से बनता था, क्योंकि रात के खाने पर तमाम घर वाले इकट्ठा होते थे और अम्मा जी को हर एक की पसंद का बखूबी इल्म था। इसलिए बोली, नरगिसी, कोफ्ते, मटर पनीर और पुलाव बना लो, और हाँ, पुदीने की चटनी साथ में जरूर बनाना। मीठे में जो चाहो बना लो। इन लड़कियों को भी साथ ले लिया करो, न जाने क्या करती रहती हैं। डाइजेस्ट लेके जो बैठ जाती हैं तो उठने का नाम नहीं लेती। बिस्तर से उठती हुई बोली और चप्पल ढूंढने लगी। अरे अम्मा जी, आप रहने दें, मैं कह देती हूँ इन लोगों से, आप यहीं बैठे। नरगिस बेगम ने उनके तेवर देखकर कहा, लेकिन वो तो जैसे इरादा करके ही उठी थी कि अब उनके हाथों से तमाम डाइजेस्ट जब्त कर लेंगी। नाविलों और डाइजेस्टों से तो उन्हें खुदा वास्ते का बैर था। वो जोर जोर से बोलती अपनी आमद का ऐलान कर रही थी। अरे ओ मासला, रिसाला अंदर रख, अम्मा जी आ रही हैं। रमला ने अपने पास बैठी मासला को धोखा लगाया और उठकर दरवाजे से आई, दुपट्टा सही किया और इनके आने से पहले ही बाहर निकल गई। अम्मी, रात में क्या बनेगा? मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। अरे अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ बैठे ना। उसने किचन के बाहर लगे तख्त पर अम्मा जी को बिठा दिया, जहाँ पहले से ही अम्मी और बड़ी अम्मी बैठी हुई थी। अपने तई उसने डाइजेस्टो को अम्मा जी की पहुंच से दूर कर दिया। अरे रमला, इन नदीरों को भी बाहर निकालो, कुछ हाथ पैर चलाएं या फिर रिसालों से ही पेट भर लेंगी। अम्मा जी दोनों बहुओं से गफ्तो-शुनीद करते हुए रमला से बोली, जो कि उनकी सारी पोतियों में सबसे ज्यादा चहेती और बकुल उनकी निहायत ही फर्मा बरदार बच्ची थी। रमला ने जल्दी से जाकर कमरे में बैठी तज़रीन और मासला को खबरदार किया। मासला ने तो किताब रखकर बाहर की राह ली, जबकि तज़रीन कानों में एयरफोन लगाए उस वक्त एक बड़ी सी पैकेट चिप्स की निकाल कर मुसलसल मैदे में मुंतकिल कर रही थी। रमला वापस किचन में चली आई और मासला भी उसके साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगी, जबकि बाहर तख्त पर दादी अम्मी और बड़ी अम्मी अब बड़े मसरूर अंदाज में गप्पे लगा रही थी। उफ अल्लाह, ये राइटर भी ना पता नहीं किस दुनिया की कहानियां बयान कर देते हैं। कभी पढ़ के हंसी आएगी तो कभी बेतहाशा रुलाई। तज़ईन के हाथ में रवां माह का नया शुमारा था और वो इजी चेयर पर बैठी एक कहानी पर तबसरा कर रही थी। आप ही मुझे दे दे, मैं भी पढ़कर देखूं कैसी कहानी है। सबसे छोटी सबीन ने अभी नए शुमारे पर तायराना नजर डाली ही थी और अब पूरा पढ़ने के लिए बेचैन थी। उसकी बात पर तज़ीन ने इसे घूरा, जब तक मैं हर एक छोटी बड़ी कहानी खत्म नहीं कर लेती, उस वक्त तक तुम रिसाला को हाथ भी नहीं लगाना। उर्दू की पहली किताब तो ढंग से पढ़नी नहीं आती मोहतरमा, डाइजेस्ट पढ़ेंगी। खबरदार, जो हाथ भी लगाया तो। तज़ईन ने छोटी बहन को आंख निकाल कर डराया तो वो उल्टे पांव भागी और सीधे अम्मा जी के कमरे में ही जाकर दम लिया। नवाब महमूद अली खान अपने जमाने में अमीनाबाद के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होते थे। शहर के सदर बाजारों में उनकी कपड़ों की दुकान थी, जो इब्तिदा में छोटी मोटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसे एक बड़े शोरूम में बदल दिया। मेहनत, खुलूस, सच्चाई, ईमानदारी ने उनको लोगों की निगाहों में मोतबर और मुकर्रम बना दिया था, और यही चीजें उन्होंने अपने बेटों के अंदर भी डाली थी। उनके सिर्फ दो ही बेटे थे। बिल्किस बेगम यानी उनकी बीवी को बेटी की बहुत चाह थी, लेकिन ये उम्मीद वो अपने दिल में लिए रह गईं और अक्सर कहा करती थी, मेरी बहुएं ही मेरी बेटियां होंगी। वक्त ने उनकी ये बात सच कर दिखाई। उन्होंने अपने दोनों बेटों नासिर जमाल और ताहिर जमाल की बीवियों को अव्वल रोज से अपनी बेटी ही माना था, लेकिन नवाब साहब अपनी बहुएं देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। हस्बे मामूल एक रात को वो शोरूम से वापस आ रहे थे कि रास्ते में दो नामालूम सिमत से आई गोलियां उनके सीने में पेवस्त हो गई और वहीं मुल्के अदम सुधार गए। पूरी हवेली में जैसे कयामत आ गई। बिल्किस बेगम तो होशो हवास से बेगाना हो गई। हादसा ही ऐसा अचानक और गैर मामूली था कि उनका दिल दहल उठा।
नामालूम कातिलों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन कोई मुस्बत नतीजा नहीं मिला। ना तो कातिल का पता चला और न ही कत्ल की वजह मालूम हुई। नासिर जमाल और ताहिर जमाल बाप ही की तरह मेहनती और फरमाबरदार थे। काम को फौरन हाथ में लिया और पहले जैसे सब कुछ चलने लगा। बिल्किस बेगम की इद्दत भी पूरी हो गई। अब अकेले ही उनको बेटों की शादियां करनी थी। फिर जैसे ये मसला भी हल हो गया। नरगिस और सालिहा की शक्ल में बहुत जल्द ही उनके घर में 2 बहुएं मौजूद थीं, जिनको उन्होंने बेटियां समझकर इज्जत और मान दिया था। दोनों बहुएं उनकी बेलूस मोहब्बत पाकर से यूं घुल मिल गईं गोया कि वही उनकी सगी माँ हैं। नासिर जमाल और सालिहा बेगम की 2 बेटियां तज़ईन और सबीन और एक बेटा फीहान, जो दोनों बेटियों से बड़ा था, जबकि नरगिस बेगम और ताहिर जमाल की सिर्फ 2 बेटियां रमला और मासला थी। देवरानी जेठानी अगर आपस में बहने लगती तो उनके बच्चे भी वैसे ही मुखलिस और नेक थे। रमला, जो इस घर की बड़ी पोती थी, दुबली पतली गोरी रंगत, हर काम में माहिर, दौड़ दौड़ कर सबके काम मिनटों में अंजाम देने वाली थी। BSc के बाद फारिग बैठी थी। उसकी शादी ताहिर जमाल के दोस्त कमाल मिर्जा के बेटे शुएब मिर्जा से तय थी। आजकल रमला की शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। वाह, जबरदस्त! इस फ्रॉक का कलर तो देखो, कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो इसे रमला की शादी पर ही पहनूंगी। वो सब शॉपिंग करके लदी फदी घर पहुंची थी और अब एक एक सामान निकाल कर देख रही थी। तज़ईन अपने लिए लॉन्ग फ्रॉक लाई थी। हल्के पिंक कलर का था और उस पर पर्पल से कढ़ाई थी और बीच में मोती और नगीनों का खूबसूरत काम था। उसके साथ हमरंग चूड़ीदार और नेट का स्टाइलिश दुपट्टा था। कद आदम शीशे के सामने खड़ी इस फ्रॉक को खुद से लगाकर शताइश भरी नजरों से देख रही थी। बस एक फ्रॉक में मेरा वेट थोड़ा ओवर लगेगा, लेकिन अभी तो रमला की शादी में कई दिन है। इतने दिन में पाबंदी से जॉगिंग करूंगी, बल्कि जिम जाया करूंगी और डाइटिंग भी करूंगी। तज़ईन फ्रॉक को छोड़कर अब खुद को देख रही थी। उसकी बात सुनकर सबीन जोर से हंस पड़ी। अरे, तुम्हें हंसी सूझ रही है? ये इतना सारा सामान फैला हुआ है, इसे समेटेगा कौन? चलो जल्दी जल्दी समेटो, उसने नाराजगी जाहिर करते हुए सबीन से कहा और थल थल करती किचन में चली गई। तज़ईन और डाइटिंग, ये दोनों चीजें एक साथ नामुमकिन थी। तज़ईन वक्त के साथ साथ फैलती जा रही थी। हर रोज वो ये अहद करती कि कल से जरूर सुबह सवेरे उठेगी, वर्जिश करेगी, अलम गलम खाना छोड़ देगी, सुबह शाम वॉक करेगी और मीठा तो एकदम बंद। लेकिन वो भी तज़ईन थी, उसकी ऐसी सुबह तो अभी तक नहीं आई थी। रमला की शादी का सारा फंक्शन घर पर ही होना था। घर काफी बड़ा था, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। घर की बड़ी पोती की शादी थी, सबने खूब एंजॉय किया। लड़कियों की सज धज देखने की लायक थी। तज़ईन और सबीन ने तो फ्रॉक पहन रखा था, जबकि मासला ने ब्लैक कलर का लॉन्ग सूट पहन रखा था, जिसके गले पर गोल्डन और सिल्वर कलर के बड़े बड़े और लंबे नगीने जुड़े हुए थे और फिर मोतियों से खाली जगह को भर दिया गया था। नगीनों और मोतियों से फूटती सुनहरी दुधिया शाहें आने जाने वालों को ठटक कर देखने पर मजबूर कर देती थी। ब्लैक सूट में उसकी गुलाबी रंगत हल्के मेकअप की वजह से और निखर गई। वाह, आज तो दुल्हन से ज्यादा लोग हमारी मासलाबाजी को ही देखेंगे। सबीन, जो उससे कुछ कहने आई थी, उसकी तैयारी देखकर अपनी बात ही भूल गई। अरे मोहतरमा सबीन, तुम्हारे ऊपर से जब नजर हटेगी तब ना हम नजर आएंगे, उसने भी बराबर का जवाब दिया। अच्छा, अब ज्यादा ना फैलिए, अम्मा जी आपको बुला रही हैं। सबीन दरवाजे तक पहुंचकर बोली, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मासला ने नफासत से किए मेकअप को फाइनल टच देते हुए कहा। तब तक सबीन कमरे से जा चुकी थी। दुपट्टे को अच्छी तरह से पिन अप किया और शीशे पर एक आखिरी नजर डालकर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आते हुए राहदारी में फीहान से मुठभेड़ हो गई। वो चलते चलते यकलहजा टटक कर रुक गया। उस पर शताइसी नजर डाली और जब उसके करीब से गुजरी तो पूछा, कहाँ जा रही हो? अम्मा जी ने बुलाया है। जवाब फौरन आया। वो तेजी से उंगली पर दुपट्टा का सिरा लपेटते हुए जा रही थी। सुनो, बहुत अच्छी लग रही हो, अम्मा जी से नजर उतरवा लेना। मासला को नजरों में समोए उसने बेकरारी से कहा। अच्छा ठीक है, उसने भी नासमझी की कैफियत में कहा।
اور راہداری پار کرتے ہوئے بائیں طرف اماں جی کے کمرے میں گھس گئی، جبکہ فیحان اس کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک وہیں کھڑا رہا، اور یہی وقت نہیں بلکہ یہی لمحہ شاید اپنے اندر کوئی انوکھا پن رکھتا تھا۔ تبھی تو بچپن سے ایک ساتھ دوستوں جیسی زندگی گزارنے کے باوجود اس وقت فیحان کا دل ماسلہ کے قدموں سے جا لپٹا۔ بہت ہی خاموشی سے بنا دستک دیے ماسلہ اس کی زندگی میں خوش رنگ پھول بن کر گھر کر چکی تھی۔ رملہ کی شادی کے بعد ماسلہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ رخصتی کے وقت اس نے رملہ کے گلے لگ کر آنسوؤں کا ریلا بہا دیا۔ دوست نما بہن سے جدا ہونا واقعی مشکل تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا قرار بھی آ گیا۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی اور شاید سبھی اپنے کمروں میں تھے۔ کچن کا کام چھوڑ کر ہاتھ پوچھتی وہ باہر نکلی۔ گیٹ پر دو خواتین اور ماسلہ کی ہی ہم عمر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ طاہر جمال کا گھر یہی ہے نا بیٹی؟ ان میں سے ایک خاتون نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ لوگ اندر آ جائیں، ماسلہ نے راستہ بناتے ہوئے اصوات میں جواب دیا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر امی کو بلانے چلی گئی۔ انہیں مطلع کر کے وہ کچن میں جا کر بقیہ کام نپٹانے لگی۔ مہمانوں کے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرنے جا رہی تھی کہ امی آ گئیں۔ بیٹا ٹیپو کو بھیج کر ناشتے کا سامان منگوا لو۔ جی امی، بس وہی کر رہی ہوں، چائے کے لیے پانی رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اماں جی کے بھائی جو بنگلور میں رہتے ہیں نا، ان کے گھر سے یہ لوگ آئی ہیں۔ میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا تو تھا، رملہ کی شادی میں بھی یہ لوگ آئی تھیں، تم نے دیکھا نہیں ان کو؟ مہمانوں کے بارے میں ضروری ہدایات دے کر امی وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے بھی ان کے بارے میں صرف سن رکھا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ رملہ کی شادی پر اتنی افراتفری تھی کہ وہ دیکھ نہ سکی۔ ناشتے کی ٹرالی سیٹ کرنے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں لے کر آئی۔ سبھی باتوں میں اس قدر مگن تھے گویا کہ پرانی جان پہچان تھی۔ اس نے واپس جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ ان میں سے ایک خاتون نے روک لیا۔ ادھر آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ صوفے پر اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے انہوں نے نہایت شفقت سے اسے پکارا۔ کیا کرتی ہو؟ پڑھتی ہو؟ شبیہ مکڑے پر نظر ڈالتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ جی BA فائنل ایئر ہے۔ ماشاء اللہ، اس کی بات کے جواب میں کہا۔ اسی وقت سبین بھی اندر آئی تو انہوں نے اسے بھی اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ویسے بہن، آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت عمدہ کی ہے، لڑکیاں اسی انداز میں اچھی لگتی ہیں، ان میں سے دوسری نے اماں جی سے کہا۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگی تو ماسلہ بھی سبین کو لے کر کمرے سے چلی گئی۔ ان کی باتوں اور نظروں سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ کچن میں آ کر بھی وہ انہی خواتین کے بارے میں سوچ رہی تھی، پھر سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی۔ ان خواتین کے جانے کے بعد اماں جی، بڑی امی اور امی تینوں سر گھسائے نہ جانے کس بات پر گھنٹوں بحث کرتی رہتی۔ رات کھانے کے بعد ابو، بڑے ابو اور ان کے ساتھ فیحان بھی شریک رہتا، لیکن لڑکیوں کا داخلہ ممنوع ہوتا۔ اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔